हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास तक में डब्ल्यू एन फोर सेक्शन के थ्योरी को डिस्कस कर लिए थे। सारे फॉर्मूलाज वगैरह, डेरिवेशन वगैरह हम लोग देख लिए थे। अब हम लोगों को उसी डब्ल्यू एन फोर्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स करना है आज। अब न्यूमेरिकल्स हम अलग अलग टाइप के लाएंगे, छोटे छोटे अलग अलग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जिसमें हर क्वेश्चन में कुछ कंटेंट गिवन होगा, कुछ नहीं गिवन होगा, ताकि आपको एक टोटल आइडिया हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और जो भी चीज़ें हम आपको करा रहे हैं इससे बियॉन्ड, और आपको सिंगली रेनफोर्स में, डबली रेनफोर्स में, या इस पूरे आरसीसी में हम आपको जो भी चीज़ें करा रहे हैं उससे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आ सकती हैं, क्योंकि हम आपको ऑलमोस्ट सारे टाइप के कॉन्सेप्ट को कवर कर दे रहे हैं। सिर्फ आप अलग अलग बुक्स को फॉलो करेंगे, वहाँ अलग अलग आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। आप जब उन क्वेश्चंस में फाइंड आउट करेंगे कि आपको गिवन क्या है और निकालना क्या है, तो वो किसी न किसी एक न्यूमेरिकल से मैच करेगा ही करेगा, क्योंकि हम आपको लगभग सारे टाइप्स करवा रहे हैं सारे ही चैप्टर्स में। तो डब्ल्यू एन फोर्स में भी ऐसे ही होगा। हम आपको जितने पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं सब करा देंगे। आप कोई भी क्वेश्चन देखिए, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, तो आपको ऑलमोस्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे, टाइप साथ साथ डिस्कस होता चलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम सेक्शन। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने बोल रहा है। क्वेश्चन देख करके आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिंगली रेनफोर्स्ड है कि डबली रेनफोर्स्ड है, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम सेक्शन लिखा है। अब ये बीम सिंगली भी हो सकता है, डबली भी हो सकता है। ये इस तरह से जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब आप सेमेस्टर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि ये कौन वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा है। तो आपको ये सिंगली रेनफोर्स सॉल्व करना है या डबली रेनफोर्स सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन का इसका साइज 420 mm बाई 750 mm है। रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड ऑन द टेंशन साइड इज 625 एंड ऑन द कंप्रेशन साइड इज 525। यूज M25 concrete Fe 500 steel. The stress in compression steel is 402 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए एक बीम सेक्शन का, लेकिन वो बीम सेक्शन सिंगली रेनफोर्स्ड है या डबली रेनफोर्स्ड है ये डायरेक्टली नहीं लिख करके इनडायरेक्टली आपको कुछ कंडीशन समझा दिया है। जैसे समझा दिया कि टेंशन साइड में, मतलब बॉटम में, हम लोग रेनफोर्समेंट 625 दे रहे हैं, और कॉम्प्रेशन साइड में, मतलब टॉप में, हम लोग 520 दे रहे हैं। अब आपको यहाँ से समझ जाना है कि ऊपर और नीचे दोनों का रेनफोर्समेंट टेंशन और कंप्रेशन में है, इसका मतलब है डबली रेनफोर्स्ड। दोनों में नहीं होता, सिर्फ नीचे होता तो सिंगली रेनफोर्स्ड। सिंपली सपोर्टेड के केस की बात करें तो यूज एम, अब उसके बाद कंडीशन दे दिया, यूज M25 कॉन्क्रीट Fe 500 स्टील, द स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन स्टील इज इतना। अब ये जो स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन स्टील दिया है, इसको अगर हम यहाँ से अब सॉल्यूशन लिखना शुरू करें तो ये मेरा एक्चुअली में गिवन कंडीशन में हमको क्या दे दिया है। गिवन कंडीशन में आपको डबली रेनफोर्स्ड का वो चीज़ दे दिया है जिसके लिए आपको टेबल की रिक्वायरमेंट होती थी, वो है एफएससी। एफएससी क्या है? स्ट्रेस इन स्टील कॉम्प्रेशन, मतलब है कि कॉम्प्रेशन वाले स्टील का स्ट्रेस ही आपको क्वेश्चन में दे दिया है 402 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में तो आपको टेबल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आपको ये वाला टेबल जो है, ये वाला टेबल आपको लगता, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अभी आपका स्ट्रेन कितना, आप स्ट्रेन निकालते, स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको पता था, उस स्ट्रेन के हिसाब से आप स्ट्रेस निकालते। आपको ये एफएससी क्या किया, क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया। अब ऐसा जब कर देगा इसका मतलब आपको अब टेबल वो प्रोवाइड नहीं करना चाह रहा है, जो टेबल का वैल्यू था वो यहाँ दे दिया है। अब आपको गिवन कंडीशन में दे दिया है बीम का साइज, तो बी आपको बता दिया है 420 mm, और साइज बताया है, इसका मतलब ये कैपिटल डी है 750 mm। AST बता दिया है आपको, जो बॉटम वाला स्टील है टेंशन साइड का, ये है 625, इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ASC बता दिया है हम लोगों को कॉम्प्रेशन साइड का, ये है 525, इसको भी हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो टोटल AST ASC हम लोगों को मिल जाएगा। अब वो कह रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये गिवन कंडीशंस है, M25 कॉन्क्रीट एंड Fe 500 स्टील। Fe 500 स्टील देने का मतलब क्या हो गया कि जो बॉटम में आप स्टील देते हैं टेंशन साइड में, वो तो अपने मैक्सिमम स्ट्रेस तक रहता है। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है? 0.87 Fy। तो Fy गिवन नहीं रहेगा क्वेश्चन में, तो आप 0.87 Fy निकाल करके जो AST के साथ आप 0.87 Fy लगाते हैं, वो Fy यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो ये Fe क्या हो गया? Fe 500 Fy हो गया। जहाँ जहाँ पे FC के यूज़ करना होगा वहाँ ये कॉन्क्रीट का M25 दे दिया है, इसका मतलब ये FCK हो गया। तो लगभग सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है। आपको बस वो कह रहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेप्स है वही हम आपको अभी समझा देंगे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। ये हो जाएगा 6 ×
पाई बाई 4 इंटू 25 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2945 mm² अप्रॉक्सीमेटली, ये हो जाएगा 1571 mm²। कैलकुलेशन करने पे 0.8 आता है, 1570.8, हम लोग उसको 1571 मान लिया अभी, ठीक है। आप 0.8 में भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, हम उसको राउंड फिगर में कर दिए हैं, आंसर्स लगभग एक ही जैसा आएगा। तो AST AC सब मिल गया। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हम लोगों के साथ कि हम लोगों को ये नहीं पता है कि डबली रेनफोर्स तो है, ये तो पता चल गया कि सिंस, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप न्यूमेरिकल में लिखेंगे उतना फ़ायदा है। सिंस द सेक्शन इज़ डबली रेनफोर्स्ड, अब इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गया है कि ये डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन है, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिखा नहीं था, वो सिर्फ बीम लिख दिया था, सिंस द सेक्शन इज डबली रेनफोर्स्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब डबली रेनफोर्स्ड तो हो गया, लेकिन अंडर रेनफोर्स्ड है कि ओवर रेनफोर्स्ड है कि बैलेंस्ड है, ये चेक करना पड़ेगा। इस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे पहले XU निकालना पड़ेगा और फिर XU लिमिट निकालना पड़ेगा, तभी तो आपको क्लियर होगा। तो आप सबसे पहले XU निकालेंगे, 0.87 FY AST माइनस FSC माइनस 0.446 FCK, जिसको हम लोग FCC बोलते हैं, इंटू ASC डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B। अब आपको इसमें FY पता है, क्वेश्चन में AST पता है, FSC इस बार आपको दे दिया है, नहीं दिया रहता तो यहीं पे हम लोगों को टेबल रिक्वायर्ड होता, ठीक है। तो दे दिया है, FCK पता है, ASC पता है, FCK पता है, B पता है, सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें पता है। हम लोग इसको यहाँ पुट करेंगे और हम लोग XU का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम लोग XU लिमिट निकाल लेंगे, दोनों को मैच कर लेंगे। अगर कम आ गया तो अंडर रेनफोर्स्ड है, इसका मतलब है XU का वैल्यू ही यूज़ करना है। ज़्यादा आ गया तो ओवर रेनफोर्स्ड है, तो उसमें हम लोगों को XU लिमिट यूज़ करना है बैलेंस सेक्शन के लिए, तो XU लिमिट वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में XU के जगह पे क्या पुट करना है, इसके लिए हम लोगों को ये चेक करना पड़ता है कि अंडर रेनफोर्स्ड है या ओवर रेनफोर्स्ड है। बस इतना सा काम होता है अंडर रेनफोर्स ओवर रेनफोर्स का, कि मोमेंट वाले फॉर्मूला में XU रखना है कि XU लिमिट रखना है। बस ये चीज़ समझने के लिए ही फॉर्मूला में आपको ये चेक करना पड़ता है यहाँ पे। तो अब आप पहले XU को चेक कर लीजिए, इन सारे का वैल्यूज़ आप पुट कीजिए। 0.87 इंटू FY है 500 इंटू AST है 2945 माइनस FSC है आपका 402 माइनस 0.446 FCK है आपका 25 इंटू ASC है आपका 1571 डिवाइडेड बाई 0.36 FCK 25 और B है क्वेश्चन में 420। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 176.5 mm, 0.48 0.49 ऐसे वैल्यू आ सकता है, कैलकुलेटर पे डिपेंड करता है। तो 176.5 mm हम लोगों का XU आया। अब हम लोगों को ये पता नहीं है कि XU लिमिट कितना है, तो XU लिमिट भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो XU लिमिट हम लोगों को ये तो पता है ना कि हम लोग Fe 500 का स्टील ले रहे हैं, तो Fe 500 स्टील के लिए XU लिमिट इज इक्वल टू 0.46 इंटू D होता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे फॉर Fe 500, ठीक है। अब 0.46 इंटू, अब आया बात इफेक्टिव डेप्थ का। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ आपको क्लियर हो जाता है, जब आप कैलकुलेशन में अगर कोई चीज़ मिस भी कर दिए हैं तो आपको आगे यहाँ पे हम लोग मिस कर दिए, हम लोग कैपिटल D निकाले, स्मॉल v पता है, ये दोनों चीज़ हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था। हम लोगों को इफेक्टिव डेप्थ निकालना था, इफेक्टिव डेप्थ के लिए इफेक्टिव कवर रिज्यूम करना था, हम लोग वो स्टेप मिस किए। तो 0.46 इंटू D, यहाँ पे आकर के हम लोगों का D का वैल्यू नहीं हम लोगों को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे स्पेस रखे हैं तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, हम तो इसको आगे शिफ्ट कर देंगे। तो इसलिए मेरे पास स्पेस है। जब आप एग्ज़ाम में इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप इतना मार्जिन रख रहे हैं अपने आंसर्स के बीच में कि इनकेस अगर कुछ आपका ऊपर नीचे भी हो जाता है, कुछ एरर्स हो जाता है, तो आप उसको करेक्ट कर सकिए। इसलिए जब आप न्यूमेरिकल्स कीजिए डिज़ाइन के, तो एटलीस्ट उसमें थोड़ा सा मार्जिन रखिए न्यूमेरिकल्स में, ताकि ये समझ में आ जाए कि कहीं पे अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप सॉर्ट आउट कर सकेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एज्यूम इफेक्टिव कवर ऑफ इज इक्वल टू, जैसे हम लोग 50 mm कर लेते हैं राउंड फिगर के लिए। अब ये चीज़ यहाँ पे समझिए इफेक्टिव कवर हम कैसे लिए। मेरे पास दो तरीका है इफेक्टिव कवर का, या तो हम टोटल एज्यूम कर लें राउंड फिगर में, या नहीं तो हम इफेक्टिव कवर का फॉर्मूला जानते हैं कि इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू नॉमिनल कवर प्लस हाफ ऑफ द डाया ऑफ बार। अब डाया ऑफ बार तो आपको पता है, यहाँ दिया हुआ है, जैसे टेंशन साइड का 625 है, इसका आधा कितना हो जाएगा 12.5। तो आपको ये वाले बीम में जो बॉटम में स्टील आना है, इस बॉटम वाले स्टील के सेंटर तक का ही तो ही होता है ना इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ का जो आप वैल्यू लेंगे इफेक्टिव कवर माइनस करेंगे तो ये हाफ ऑफ द डायमीटर, तो आपको पता चल गया कि ये 25 का आधा 12.5 होगा। आपको ये वाला जो क्लियर डिस्टेंस है इसको हम लोग बोले नॉमिनल कवर, ये आपको नहीं पता है, तो आप इसको एज्यूम करेंगे, फिर आप हाफ ऑफ द डायमीटर ऐड करेंगे, तब जाके आपका इफेक्टिव कवर आएगा। तो वो इफेक्टिव कवर भी क्या होगा, एज्यूम्ड ही तो होगा ना, क्योंकि नॉमिनल कवर ही आप एज्यूम किए। अब नॉमिनल कवर एज्यूम करने के लिए अगर यहाँ पे कंडीशन दे देता कि आपका माइल्ड इन्वायरमेंट है, मॉडरेट इन्वायरमेंट है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे चाहता है कि आप नॉमिनल कवर को एज्यूम कीजिए इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। बातों को समझना है, जो क्वेश्चन में वर्ड्स लिखे होंगे उनको समझना है। अगर वो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाना चाहता है तो वो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता एज्यूम मॉडरेट इन्वायरमेंट, इस तरह से लिख देता। जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि मॉडरेट इन्वायरमेंट, इसका मतलब है कि वो आपसे चाहता है कि आप इन्वायरमेंटल कंडीशन का भी ध्यान रखिए। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम आता है। आपको मॉडरेट लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो चाहता है कि आप नॉमिनल कवर का वैल्यू जो है वो आप याद रखिए। ठीक है, जब नॉमिनल कवर का वैल्यू आप IS कोड के हिसाब से प्रोवाइड कर देंगे तो हाफ ऑफ द डायमीटर बार तो क्वेश्चन में ही गिवन है। तब जो आप इफेक्टिव कवर लेंगे वो एग्जैक्ट होगा, क्योंकि आप कंडीशन के हिसाब से इफेक्टिव कवर प्रोवाइड किए। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखा है कि एज्यूम इन्वायरमेंटल कंडीशन या एज्यूम माइल्ड कंडीशन, मॉडरेट कंडीशन। इसका मतलब है कि आप आज़ाद हैं कुछ भी एज्यूम करने के लिए। आप में से कुछ स्टूडेंट इसको अगर 25 mm एज्यूम करेगा तो कुछ 30 भी एज्यूम कर सकता है। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग को भी तो एज्यूम ही करना है ना, तो हम नॉमिनल एज्यूम करेंगे, फिर हाफ ऑफ द डायमीटर ऐड करेंगे। उससे अच्छा है कि जब एज्यूम ही करना तो हम इफेक्टिव कवर को डायरेक्टली एज्यूम कर लिए 50 mm। अब इसमें हाफ ऑफ द डायमीटर ऐड करना है तो 12.5 इसको कर लो, 12.5 ऐड करने के बाद 37.5 कवर को ऐड कर लो। एजम्पशन ही तो है, और एजम्पशन लिमिट के अंदर में है, क्योंकि हम लोगों को एजम्पशन क्या कहता है कि एक्सट्रीम कंडीशन के हिसाब से भी हम बीम में 50 mm का कवर दे सकते हैं और कम से कम में हम 20 mm दे सकते हैं। तो मेरे पास 20 से 50 के बीच में नॉमिनल कवर को चूज़ करने की आज़ादी है, IS कोड ही कह रहा है। तो हम अगर इस इफेक्टिव कवर को 50 लिए हैं तो ऑब्वियसली मेरा क्लियर कवर जो है 50 से कम है, थोड़ा तो कम है। इसका मतलब है कि अगर वो आर्ग्यूमेंट में कोई ये कहना चाहेगा कि नहीं ये 50 कैसे ले लिया, आप कह दीजिए कि हम एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के लिए लिए हैं। यहाँ कहीं पे लिखा थोड़ी है कि एक्सट्रीम नहीं लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली इफेक्टिव कवर को एज्यूम कर लेते हैं। अभी क्योंकि हम इतना आपको एक्सप्लेन इसलिए किए हैं क्योंकि आगे के कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पे डिज़ाइन का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपको देखिएगा लिखा रहेगा कि माइल्ड कंडीशन को वो करना है, एज्यूम करना है। जब वो माइल्ड लिख दिया तब इसका मतलब है आप क्लियर कवर 20 या 25 से आगे नहीं जा सकते। और फिर हाफ ऑफ द डायमीटर 35 होगा। उस केसेस में आप देखिएगा कि इफेक्टिव कवर 40 mm एज्यूम किया हुआ है, क्योंकि वो आपको माइल्ड कंडीशन पे फोकस करवा दिया। अभी आपको कोई कंडीशन नहीं है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हम इफेक्टिव कवर 50 ले लिए। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। अब इफेक्टिव कवर जब आपका 50 हो गया है तो आपका इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा, D - DC इज इक्वल टू 750 - 50 इज इक्वल टू 700 mm। ये हो गया आपका इफेक्टिव डेप्थ जो आपका निकल के आया। अब इस इफेक्टिव डेप्थ को यहाँ यूज़ कर लीजिए 0.46 × 700। अब आप जस्टिफाई कर सकते हैं ना इस वैल्यू को कि ये वैल्यू आपका कहाँ से आ गया। अभी आपको मिल गया कि ये आपका लॉजिक जो है वो आपका यहाँ से आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 322 mm। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आपका XU जो है वो लेस देन XU लिमिट है। इसका मतलब है देयरफॉर द सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। अब अंडर रेनफोर्स्ड आपको पता चल गया, इसका मतलब है कि आप यूज़ करने वाले हैं XU के वैल्यू को, देयरफॉर यूज़ XU। अब कहाँ XU यूज़ करेंगे, तो मोमेंट का फॉर्मूला होगा। तो मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग MU लिखते हैं इसको, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, अल्टीमेट को।
अब mu का फॉर्मूला आपको हम बताया था कि डबली रेनफोर्स के केस में हम लोगों को सिर्फ 0.36 वाले साइड से लेना है, क्योंकि उसमें कंप्रेशन स्टील का इफेक्ट भी ऐड होता है। तो इसका फॉर्मूला था हम लोगों का 0.36 FCK B XU इंटू इसका लीवर आर्म था D माइनस 0.42 XU प्लस FSC माइनस FCC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। अब फिर यहाँ देखिए एक नया टर्म आ गया डी डैश। डी डैश क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे बीम सेक्शन आप बनाते, इस बीम सेक्शन का अब यहाँ पे ना आप डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं गिवन था, क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज में सारी चीज़ें दे दिया था। तो अब आप उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। बॉटम में कितना स्टील दे रहा था 625 का, तो यहाँ पे 6 बार्स को आप दिखाने की कोशिश कीजिए। ये 6 बार्स आपके बॉटम में हो गए। टॉप में कितना कह रहा था 5 बार्स था 20 mm का, तो 5 बार्स दिखा दीजिए। ठीक है, अब आपका यहाँ पे लिख दीजिए कि ASC इज इक्वल टू 525, यहाँ AST इज इक्वल टू 625 5। यहाँ पे आपको टोटल डेप्थ दे रहा था 750 mm, और यहाँ पे आपको विथ जो दे रहा था, ये दे रहा था, यहाँ लिख देते हैं, विथ दे रहा था 420 mm। तो डी डैश क्या होता है, जब हम लोग कंप्रेशन स्टील की बात करते हैं तो इसमें जो हम लोगों का ये वाला जो टॉप का जो स्टील है, इस टॉप के स्टील का टॉप से हम लोग कितना कवर ले रहे हैं। ये कवर हम लोग जनरली उतना ही लेते हैं जितना हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव कवर देते हैं, क्योंकि बॉटम के स्टील का भी हम लोग यहाँ बॉटम से कितना कवर ले रहे हैं, इसको इफेक्टिव कवर नाम देते हैं। तो ये इफेक्टिव कवर कितना है 50 mm है, क्योंकि हम एज्यूम किए हैं अभी। तो ये वाला जो गैप है ना, ये सेम रखा जाता है, तो ये भी आपका 50 mm ही हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों को एक डॉटेड लाइन देना है और यहाँ पे बताना है एज्यूमिंग डी डैश इज इक्वल टू DC इफेक्टिव कवर के बराबर, देयरफॉर डी डैश इज इक्वल टू 50 mm। यहाँ पे हम लोग निकाले ही थे ये 50 mm, तो यहाँ पे हम इसको एज्यूम भी कर दिए 50 mm। अब यहाँ पे आइए, अब इस पूरे फॉर्मूला में आपको FCK पता है, XU हम लोगों का फाइनल हो गया कि XU लिमिट नहीं रखना है, XU रखना है क्योंकि सेक्शन अंडर रेनफोर्स आ गया है। D पता है हम लोगों को, XU पता है, FSC पता है, FCC पता है 0.446 FCK होता है, ASC पता है, D पता है, D डैश पता है। सारे को पुट कीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। आपको फाइंड आउट करने क्या बोला है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम सेक्शन। तो बीम डबली रेनफोर्स्ड है, ये आपको डायग्राम से देख के और वैल्यूज देख के समझ में आ गया था। डबली रेनफोर्स्ड में अंडर रेनफोर्स्ड है कि ओवर रेनफोर्स्ड है, तो डबली रेनफोर्स्ड में XU लिमिट चेक किए तो आपको निकल गया। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, आपको सिर्फ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने बोल रहा है, बस सारे वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए। 0.36 इंटू 25 इंटू 420 इंटू XU का वैल्यू आया था हम लोगों का 176.5 इंटू 176.5 इंटू D है 700 माइनस 0.42 इंटू 176.5 प्लस FSC का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 402 माइनस FCC है 0.446 इंटू 25 इंटू ASC है हम लोगों का 1571 इंटू D है हम लोगों का 700 माइनस D डैश है हम लोगों का 50। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आएगा 8166781665.4 न्यूटन mm। अब न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज कर देंगे, mm को मीटर में चेंज कर देंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 10⁻6 से ये डिवाइड हो जाएगा। 10⁻3 न्यूटन को किलो न्यूटन बनाने के लिए, 10⁻3 mm को मीटर बनाने के लिए, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 816.67 अप्रॉक्सीमेटली किलो न्यूटन मीटर। ये आपके बीम का बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करने का कैपेसिटी है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसी को कहते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपका बेंडिंग मोमेंट आया आपके बीम में तो आपका बीम टूट जाएगा।
और आपका बीम जब आप उसमें इस तरह से रेनफोर्समेंट देंगे, Fe500 का स्टील देंगे, M25 का कंक्रीट देंगे और ये वाला साइज़ प्रोवाइड करेंगे, तो कोई अगर आपको पूछता है कि इतने सारे कंडीशन प्रोवाइड किए हैं, इसको बता दो कि ये मैक्सिमम कितना लोड बियर कर पाएगा, तो आप सबसे पहले निकाल देंगे ये बेंडिंग मोमेंट। अब कोई आपको पूछ रहा है कि एक्चुअली में कितना लोड बियर कर पाएगा, तो इसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम बना रहे हैं, तो आपको पता है WL2/8 बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है। ये आंसर आया है 816.67 किलो न्यूटन मीटर। स्पैन आपको पता है 6 मीटर का है, अगर तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, W अननोन रह जाएगा, तो आपको W निकल करके आ जाएगा कि ये बीम मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है। अब ये किसका आंसर होता है, जब आप कई बार साइट पे जाते हैं और आपके कोई जो लोकेलिटी में, आपके एरिया में कोई घर बन रहा होता है, तो वो आपको बताता है कि उसने बॉटम में 3 स्टील दिया है, टॉप में 2 स्टील दिया है और कंक्रीट जो है वो M15 का बना रहा है, तो वो जानना चाहता है सिविल इंजीनियर से कि ये बीम कितना लोड ले पाएगा, ये सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो आपको बैक कैलकुलेशन करके ये W निकालना पड़ेगा और फिर आपको IS कोड के हिसाब से देखना पड़ेगा कि जितना लोड उस बिल्डिंग पे आ सकता है, उस बीम के ऊपर, जिस बीम को वो डिज़ाइन कर रहा है, अगर वो लोड उससे कम आने वाला है तो आप कहेंगे कि आपका बीम ठीक है, सेफ है, इस पे जितना लोड आने वाला है उसके हिसाब से छड़ काफ़ी दिया हुआ है, रेनफोर्समेंट काफ़ी दिया हुआ है। तो ये चीज़ सिविल इंजीनियर से लोग अक्सर पूछते हैं, और जो लोग ये डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, वो आंसर नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं रेनफोर्समेंट कैसे डिसाइड हो गया बीम में, कैसे पता चला कि हम लोग कितना रेनफोर्समेंट देंगे, तो ऐसे पता चला। और हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में डबली रेनफोर्स बीम ही देखते हैं, तो डबली रेनफोर्स बीम का ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन स्टील जो है 402 न्यूटन पर mm², ये बता दिया गया था, ये नहीं बताया रहेगा अगले क्वेश्चन में। तो FSC के लिए आपको वो टेबल को यूज़ करना सिखाएंगे, फिर वहाँ पे इंटरपोलेशन करना आपको सिखाएंगे कि किस तरह से इंटरपोलेट करके वैल्यूज़ को निकाला जाता है। तो अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन होगा वो इसी तरह से होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को MU पूछा, हम लोग MU का यहाँ वैल्यू जो है ये निकाल दिए। एक एक करके एक बार में एक चीज़ डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहला डिस्कशन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का था, फॉर्मूला लिख करके सिर्फ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस समझाए, साथ में जो जो कॉन्सेप्ट आ सकते थे वो आपको समझा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट उसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, सेम यही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किए, बस इसमें क्या था, स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन स्टील 402 आपको हम बता दिए थे FSC का वैल्यू। इस वाले में क्या किए, इसी क्वेश्चन को अब हम FSC हमको नहीं पता है, अब हम ऐसा एज्यूम करेंगे। तो जब हमको FSC नहीं पता है तो अब मेरा XU डायरेक्टली नहीं निकलेगा, तो अब ये न्यूमेरिकल का जो आंसर होगा वो चेंज हो जाएगा, अप्रोच जो है आपका वो बदल जाएगा, क्योंकि पिछले बार आपको FSC पता था तो आपका काम आसान हो गया। इस बार थोड़ा कैलकुलेटेड वाला आपका आंसर आएगा, और टेक्निकल अब आपको समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग किए और क्यों किए, ठीक है। सॉल्यूशन अगर हम जब इसका लिखते हैं तो गिवन कंडीशंस में हम लोग फिर से वापस सारी चीज़ें लिख देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। हम लोगों को गिवन है AST था हम लोगों का 625/5, ASC हम लोगों को गिवन है 525, M25 गिवन है, Fe415 गिवन है, बीम का साइज गिवन है B = 420 mm, कैपिटल D गिवन है। ये कैपिटल D स्मॉल d ये समझना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन में कैसे कैसे करके आपको फंसा सकता है। अब या तो वो इफेक्टिव डेप्थ दिया रहेगा या ओवरऑल डेप्थ दिया रहेगा, उसको समझना पड़ता है। बीम सेक्शन का साइज़ है, इसका मतलब ये पूरा कंक्रीट का साइज़ है। अगर बोल देगा इफेक्टिव डेप्थ है तो फिर इफेक्टिव हो जाएगा, वो वर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये AST 625 का हम लोग अभी वैल्यू निकालें, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 2945 है और 1571 है, तो ये हो गया 2945 mm², और ये हो गया 1571 mm², ठीक है। ये सारा मेरा गिवन डेटा हो गया। हमको FSC नहीं गिवन है और हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने कह रहा है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप या तो यहाँ पे लिख लीजिए टू फाइंड आउट, तो टू फाइंड आपको क्या करना है, MU करना है। सिंगली रेनफोर्स्ड है कि डबली रेनफोर्स्ड है, सेम कॉन्सेप्ट आपको AST ASC देख के समझ में आ गया कि ये आपका डबली रेनफोर्स्ड है, ठीक है। सेम इसी वाले डायग्राम को वापस से कॉपी कर लीजिए, इसको यहाँ पेस्ट कर लीजिए। ये आपका गिवन डायग्राम हो गया, ठीक है। ये है आपका 750 था यहाँ पे, ठीक है।
अब इसमें आपको सेम यही वाला फिगर आपका दोबारा बन गया। अब इसमें आपको MU फाइंड आउट करने कह रहा है। अब MU अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो MU का पहले चाहे तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए कि वी नो MU इज इक्वल टू 0.36। अब ये फॉर्मूलेज को आप इतनी ज़्यादा बार जब आप यूज़ करेंगे ना तो वो आपको वैसे ही यूज टू हो जाएंगे, आप उसके आपको याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, क्योंकि ये इस तरह का है ना। ये एक्चुअली RCC में ये जो फॉर्मूला है सिंगली रेनफोर्स वाला, ये इतना कन्विंसिंग फॉर्मूला है ना, जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये वैल्यू जो है ना अपने आप याद हो जाएगा, 0.36 FCK BXU। अब इसी फॉर्मूले को हम 0.36 FCK 0.36 BXU FCK करते तो शायद ये आपको फ्लो पे नहीं आता। ये इतने अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले को लिखा गया है कि 0.36 FCK BXU ये याद हो जाता है। तो इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, ये डिफ़िकल्ट और लेंदी सब्जेक्ट होते हुए भी आसान हो जाता है, क्योंकि इसका पैटर्न एक फ़्लो है, आपको बस उस फ्लो में रहना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा D माइनस 0.42 XU, ये हो गया इधर का, प्लस FSC माइनस FCC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। ठीक है, अब ये तो मोमेंट का फॉर्मूला हो गया, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए इस फॉर्मूले में XU रखना है या XU लिमिट रखना है यहाँ पे, ये पता करने के लिए आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा XU। और XU जब आप फाइंड आउट करेंगे कि वी नो XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST इंटू माइनस FSC माइनस FCC इंटू ASC, और ये होल डिवाइडेड बाई 0.36 FCK-B। अब इस फॉर्मूला में भी आपको FSC अननोन है, तो अगर आप FSC पता कर लेंगे तो आपको XU पता चल जाएगा, XU पता चल जाएगा, और XU लिमिट क्योंकि आप निकाल सकते हैं तो आप उससे कंपेयर कर लेंगे कि अंडर रेनफोर्स्ड है या बैलेंस्ड है या ओवर रेनफोर्स्ड है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि यह अंडर रेनफोर्स्ड है तो आप इस फॉर्मूला में XU रहने देंगे। अगर आपको पता चल जाएगा कि ओवर रेनफोर्स्ड या बैलेंस्ड है तो XU की जगह पे XU लिमिट वाला यूज़ करना होगा, तो XU लिमिट यहाँ पुट करेंगे। ये करेंगे या नहीं करेंगे इसके लिए हमको ये वाला स्टेप चाहिए, और ये वाले स्टेप के लिए हमको FSC चाहिए। इसका मतलब है हम लोगों का FSC अननोन है। अब FSC हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? एक तो ये बैलेंस सेक्शन है नहीं है, आपको पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को एप्सिलॉन SC निकालना पड़ेगा, क्योंकि एप्सिलॉन SC निकाल लेंगे तो हम लोगों का FSC पता चल जाएगा। अब एप्सिलॉन SC निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दीजिए, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब एप्सिलॉन SC का फॉर्मूला आपका था 0.0035 इंटू XU माइनस D डैश डिवाइडेड बाई XU, ये फॉर्मूला था। अब ये एप्सिलॉन SC अगर आप निकाल लेंगे अभी जो भी हम पुट करके, तो यहाँ एप्सिलॉन SC का आपको ये टेबल गिवन रहेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में या आपको साइड में या क्वेश्चन के लास्ट में आपको ये इस तरह का टेबल दिया रहेगा, क्योंकि आपको FSC का वैल्यू नहीं गिवन है। वो चाहता है आप FSC कैलकुलेट कीजिए, तो उसके लिए कोई डेटा तो आपको प्रोवाइड करेगा ना। हो सकता है इसमें से आपको सिर्फ इतना सा ही डेटा प्रोवाइड करे, आपके एग्ज़ाम में आपको सिर्फ इतना बड़ा आपको एक टेबल दिखे, ये FSC का वैल्यू ये 2 दे देगा, स्ट्रेन का वैल्यू ये दो दे देगा। इसका मतलब है आपका स्ट्रेन इन दोनों के बीच में आना है, वो क्रॉस चेक हो चुका है। आपका अगर नहीं आ रहा है तो कुछ एरर हुआ है, क्योंकि ये 2 ही वैल्यू दिया है, इसका मतलब है कि 2 ही में आना है। ठीक है, अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, आपको XU तो पता ही नहीं है, तो इसके लिए हम आपको समझाए थे कि यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग बैलेंस सेक्शन, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है ना कि अंडर रेनफोर्स्ड है कि बैलेंस्ड है, तो हम बैलेंस सेक्शन मान लेते हैं। क्योंकि बैलेंस सेक्शन मान लेंगे तो हम लोगों का XU की जगह पे हम XU लिमिट पुट कर सकते हैं, एंड XU लिमिट इज इक्वल टू 500 है तो 0.46 इंटू D हो जाएगा। तो फिर से सेम गलती यहाँ पे हम लोग वही इफेक्टिव दोबारा नहीं निकाले, D डैश नहीं निकाले, फिर यहाँ पे हम लोग इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव कवर, सारी चीज़ें हम लोगों को अब वापस से लिख देनी है। ये सारा करने का मतलब यही है कि आपको समझ में आ रहा है कि हम बार बार जब सॉल्व करते जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें मिस कर जा रहे हैं। तो क्योंकि हो सकता है जब आप RCC पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि बहुत सारा स्टेप जो है वो इंस्टेंटेनियसली याद नहीं रहेगा, तो याद नहीं रहेगा तो उसी के लिए ये तरीका है कि आप स्पेस रखिए, ताकि आपको जो स्टेप याद आता है आप उस स्टेप को वहाँ अकॉर्डिंगली ऐड कर लीजिए। तो एज्यूमिंग इफेक्टिव कवर, डायरेक्टली हम एज्यूम कर ले रहे हैं क्योंकि कोई कंडीशन फिर से नहीं गिवन है। इफेक्टिव कवर DC
इज इक्वल टू 50 mm. ऑल्सो एज्यूमिंग डी सी इज इक्वल टू डी डैश. ठीक है, अब ये डी डैश भी 50 mm हो गया. देयर फॉर इफेक्टिव डेप्थ डी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस डी सी इज इक्वल टू 750 माइनस 50 इज इक्वल टू 700 mm. तो सेम यहाँ पे भी ये हो जाएगा 0.46 इंटू 700 mm. ये वैल्यू हम लोग पहले भी निकाले हैं. ये वैल्यू आया था 322 mm. 322 mm. अब ये एक्सयू लिमिट का वैल्यू आ गया, इसको हम लोग को यहाँ पुट करना है. ठीक है, तो जब बैलेंस सेक्शन एज्यूम कर रहे थे एक्सयू लिमिट के बराबर हो गया, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं जैसे इक्वेशन 1 या वैल्यू 1. ठीक है, या हम इसको नाम ही नहीं देते, सबसे बढ़िया हम यहाँ लिख देते हैं पुट एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू लिमिट इन इक्वेशन 1. अब इसमें एक्सयू की जगह एक्सयू लिमिट रख दीजिए. तो हम लोग अब लिखेंगे कि एप्सिलॉन एस सी इज इक्वल टू 0.0035 इंटू, अब एक्सयू लिमिट, ये फॉर्मूला अब चेंज हो गया, अब एक्सयू लिमिट हो गया एक्सयू लिमिट माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई एक्सयू लिमिट. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए. ये हो जाएगा 0.0035 इंटू एक्सयू लिमिट का वैल्यू है 322 माइनस डी डैश का वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाई एक्सयू है 300 एक्सयू लिमिट 322. इसको सॉल्व कीजिए. ये 0.0029 आ जाएगा. आगे भी वैल्यूज़ आता है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे 00 के बाद 3 डिजिट लिए क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ टेबल में 00 के बाद 3 डिजिट है. ठीक है, अब देखिए, अब आपका एप्सिलॉन एस सी का वैल्यू निकला 0.00295. ये क्यों निकला अभी? क्योंकि आप एज्यूम किए अभी कि एक्सयू लिमिट है. ज़रूरी नहीं है, हो सकता है. तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का ट्रायल एंड एरर चल रहा है. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रायल एंड एरर. अब इससे क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे एक्सयू इक्वल टू एक्सयू लिमिट कैसे पुट कर दिए. तो हम ट्रायल एंड एरर लिए, तो ट्रायल एंड एरर लिए तो पहला वैल्यू एप्सिलॉन एस सी का ये आया. अब एप्सिलॉन एस सी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों को एफ एस सी निकालना है. लेकिन आप देखिए कि 276 के लिए वैल्यू गिवन है, 380 के लिए वैल्यू गिवन है, 295 के लिए वैल्यू आपका नहीं गिवन है. इसका मतलब ये कहीं पे बीच में लाई करता है. तो हम लोग यहाँ पे, अब क्योंकि ये टेबल तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा ना, तो अगर आप जब आंसर शीट में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे पहले कुछ आंसर्स लिखने पड़ेंगे. फॉर एप्सिलॉन एस सी इज इक्वल टू, जैसे ऊपर वाला वैल्यू लिखिए 0.00276, आपका एफ एस सी इज इक्वल टू 351.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर. और फॉर एप्सिलॉन एस सी इज इक्वल टू 0.00380, एप्सिलॉन एस सी एफ एस सी इज इक्वल टू 360.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एप्सिलॉन एस सी 276 और 380 के बीच में आपका ये वैल्यू आ रहा है. इसका मतलब है कि आपका ये एफ एस सी भी इन दोनों के बीच में आएगा. ठीक है, तो आपको इन दोनों के बीच का वैल्यूज़ निकालना है. इसका मतलब है कि आपको इंटरपोलेशन करना है. तो इंटरपोलेशन करना है तो एफ एस सी आपको निकालना है. अब एफ एस सी कैसे आप निकालेंगे? एफ एस सी फॉर, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एप्सिलॉन एस सी इज इक्वल टू 0.00295. अब इसके लिए आपको एफ एस सी निकालना है. तो एफ एस सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लिख देना है. तो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला अगर मान लेते हैं, चलिए याद नहीं रहा, तो हम आपको सजेस्ट कर देते हैं अपने तरीके से कि अगर आपको सब कुछ मान लेते हैं कि आपको पुराने का कुछ भी नहीं याद है, आपको मैथमेटिक्स में इंटरपोलेशन का, आप लीनियर इंटरपोलेशन करना है, लेकिन आप इन केस नहीं कर पा रहे हैं. आपको जैसे आपको तरीका अगर आपको पता है आप निकाल लीजिए. हम आपको एक बेस्ट सोल्यूशन बताते हैं इसको याद रखने का. आप 276 और 380 के बीच का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ये आप कह सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन हुआ एक तरह से, ये आपका आंसर हुआ. मेरा समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा, लेकिन हम आपको याद दिला देंगे इसलिए हम ऐसा ट्राई कर रहे हैं. ये आपका एक तरह से क्वेश्चन है, मतलब ये आपका गिवन कंडीशन है और इसके हिसाब से आपको ये आंसर आप ढूंढ रहे हैं. ठीक है, तो इसमें से हाइयर माइनस लोअर कर दीजिए. तो हाइयर माइनस लोअर कर देंगे, जैसे 360.9 माइनस
351.8, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्वेश्चन का भी हायर माइनस लोअर कर दीजिए, तो 0.0038 माइनस 0.00276, मतलब जिसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रहा था, 0.0038 के लिए 360.9 आ रहा था, 0.00276 के लिए 351.8 आ रहा था। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किए, तो यहाँ भी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किए, ये मेरा पॉजिटिव में आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है कुछ रेशियो के साथ, तो कौन सा वो रेशियो होगा, किसको आप फाइंड आउट कर रहे हैं, बीच में 295 को आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ये वाला वैल्यू को ना। अब इस वाले वैल्यू में से पीछे वाले छोटे वाले वैल्यू को, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है, इसको माइनस कर दीजिए। अब इसका आंसर क्या होगा, x होगा, जो आपको भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से 0.00295 जो मेरा रिक्वायर्ड जिस पोजीशन पे हमको वैल्यू चाहिए, उससे हम माइनस कर दिए 0.00276 को, ठीक है। इसका मतलब है कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, तीन कंडीशन था, एक था 0.00276, एक था 0.00295, एक था 0.00380। अब आप क्या किए कि आप इन दोनों के बीच का रिलेशन लिए। ये वाला लिखने का मतलब क्या, रिलेशन, ये है हायर माइनस लोअर, ये तो कर दिए। अब आपको किसी का आंसर निकालना है, तो ये है आपका क्वेश्चन और ये आपका है जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है, मतलब इसका निकालना है, और ये वाला का गिवन है, तो इस वाले का गिवन है, इसका मतलब आप इन दोनों को लिए। आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, 0.00380 माइनस 0.00295, इसका मतलब है कि फिर आप इसको छोड़ देते 276 वाले को, फिर आप इन दोनों को ले लेते। तो अभी आप डिसाइड किए कि हम इन दोनों का रिलेशन ले रहे हैं, तो जब इन दोनों का रिलेशन ले रहे हैं तो आपको 276 का वैल्यू कितना है, 351.8, नीचे कितना वैल्यू आ रहा था 360, इसका मतलब ये क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था इस तरफ। इसका मतलब है कि जब आप 276 से 295 पे जाएंगे तो आपका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 360 तक नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब है कि आपको वैल्यू ज़्यादा आने वाला है। तो जिसको आप यहाँ पे ले रहे हैं, जिसको आप माइनस कर रहे हैं, उसका वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए। इसका आंसर कितना आया था, 351.8। यहीं से हम लोग आगे बढ़ रहे थे ना, ये हम लोगों का रेफरेंस हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हम लोगों का वैल्यू डिक्रीज तो हो नहीं रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। अब ये एक्चुअली क्या है, ये मेरा तरीका है। इस पूरे सिस्टम में क्या होता है ना कि कई बार हम लोग ना इंटरपोलेशन का फॉर्मूला भूल जाते हैं। अब इंटरपोलेशन का फॉर्मूला भूल जाते हैं तो उसके लिए मेरा आरसीसी का न्यूमेरिकल क्यों रॉन्ग हो, तो उसके लिए अब सबके पास अपना अपना कोई ट्रिक होता है। ये मेरा ट्रिक है याद रखने का तरीका कि हम अभी आपको जो ये वैल्यू बताएं, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वही आंसर आएगा जो आपका रिक्वायरमेंट है या जो आपके बुक में प्रोवाइडेड है। अब हमको इंटरपोलेशन का फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो उससे मेरा न्यूमेरिकल रॉन्ग नहीं हुआ। तो अगर आप मैथमेटिक्स में वीक हैं या आपको ध्यान नहीं था, आपने जल्दी जल्दी में WN4 का पूरा न्यूमेरिकल देख लिया, लेकिन आप टेबल भी देखे, आप समझ गए कि बीच में से वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन आप इंटरपोलेशन का फॉर्मूला नहीं देख के गए। और ये फॉर्मूला ऐसा होता है कि लोग मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि किसको किस में से माइनस करना वो समझ नहीं पाते हैं। आप मेरा वाला ट्रिक को अपनाइए, आपको ये वाला जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन और आंसर बना दीजिए, क्वेश्चन को माइनस कीजिए, आंसर को माइनस कीजिए। पहले ऊपर आपका देखिए ये आंसर माइनस हुआ है, ये वाला वैल्यू, नीचे आपका क्वेश्चन माइनस हुआ है। उसके बाद किसी तीन में से दो का रिलेशन बना दीजिए। अब जिसका बनाइएगा उसके वाले वैल्यू को यहाँ लिखना है। अब इसको हम दूसरे तरीके से दिखाते हैं। मान लीजिए अब इस FSC में ये वाला जो वैल्यू है, ये अगर हम ले लेते ये वाला, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता, अभी हम इसको इरेज कर देंगे, ये बन जाता आपको समथिंग यहाँ पे रहता, ये अभी पता नहीं है क्या रहता, इसको भी हटा देते हैं। आपका रेशियो आ जाता 360.9 माइनस 351.8 डिवाइडेड बाई 0.0038 माइनस 0.00276। ये तो एज इट इज़ रहता, क्योंकि ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये आप इसको माइनस कर दिए। इनटू अब हम आपको क्या बोले कि अब हम मान लेते हैं कि ये 380 और इसके बीच में जो मेरा 295 था उसका रिलेशन ले लेते हैं। इसका मतलब है कि अब हमको नेगेटिव में तो जाना नहीं है, पॉजिटिव वैल्यूज है ना। तो हम क्या करेंगे कि हायर वाला वैल्यू क्या है, ये है 0.0038 माइनस हम क्या कर देंगे 0.00295 जो मेरा कंसर्न था। अब हम क्या किए, हम 276, 295 और 380 में से हम इन दोनों का रिलेशन लिए। अब इन दोनों का रिलेशन लिए तो ये लार्जर वैल्यू था, ये पहले लिखे, माइनस ये कर दिए। इन दोनों का जब लिए थे तो ये लार्जर वैल्यू 295 था, ये पहले लिखे, छोटा वाले को माइनस कर दिए, ये हो गया। अब हम 276 को तो लिए नहीं इस वाले में, तो 276 को हटा देना है। अब 276 को देखना ही नहीं है, ठीक है।
अब आप 380 लिए हैं तो यहाँ पे आपको 380 का वैल्यू लिखना है। 380 का वैल्यू कितना है? 360.9। अब आप ये समझिए कि आप 380 से 295 जा रहे हैं ना, यहाँ जो माइनस कर रहे हैं, पहले आप 295 से 276 गए इस वाले में, तो 295 जब आप 276 गए तो 276 से आप 295 पे आएंगे तो वैल्यू क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। अब आप इन दोनों का रिलेशन ले रहे हैं, 380 से आप 295 पे गए, तो जब 295 पे वैल्यू आ रहे हैं तो आपका 351 है। गिवन इस बार क्या है? 380। 380 पे वैल्यू कितना है? 360.9। तो 360.9 से जब आप अपने 295 पे जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। जैसे जैसे आपका ये वैल्यू आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये रिड्यूस होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब आप 360.9 से ज़्यादा वैल्यू तो ला नहीं सकते ना, क्योंकि 380 पे इतना वैल्यू था, आपका तो 295 ही है, इसका मतलब है वैल्यू कम आएगा, तो उस समय पे हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये दो फॉर्मूला दोनों इंटरपोलेशन का ही फॉर्मूला है, तो हम इसको इस तरह से याद रखते हैं। सबके पास अपना अपना कोई ट्रिक होता है। आप चाहें तो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला ही याद कर लीजिए, अगर आपका मैथमेटिक्स में आपको वो वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है या आपको ज़्यादा याद रहता है तो आप इंटरपोलेशन का फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। अब वापस आ जाइए, अब इसका आंसर निकाल लीजिए। ये एफएससी आपका आ जाएगा 353.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब ये एफएससी आपको मिल गया, लेकिन ये एफएससी क्या है, सही है कि नहीं है आपको पता नहीं है ना, क्योंकि ये तो अभी आप ट्रायल एंड एरर लिए थे। आप मान लिए कि एक्स यू लिमिट के बराबर है, आपको एग्जैक्टली थोड़ी पता है कि एक्स यू लिमिट के बराबर है या नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। अभी भी आप इस वैल्यू को अगर आप एक्स में पुट कर देंगे फॉर्मूला में, इस वाले फॉर्मूला में अगर आप एफएससी का वैल्यू पुट कर देंगे तो जो एक्स निकल करके आएगा वो ज़रूरी नहीं ना है कि वो सही हो, क्योंकि आपका पहला एजम्पशन क्या था? ट्रायल एंड एरर था। आप अभी माने हैं कि एक्स लिमिट के बराबर है, अभी एक्स आप निकालिए, पता चल जाएगा बराबर है या नहीं है। तो अब इस एफएससी को हम इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, जो आंसर आएगा अगर वो बराबर आ गया तो मेरा ट्रायल एंड एरर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। नहीं अगर बराबर आया तो इसका मतलब है कि हम लोगों को और ट्रायल लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। अब एक्स यू का हम लोग वापस फॉर्मूला लिख देते हैं। अब एक्स यू का फॉर्मूला है 0.87, एफ वाई है 500, ए एस टी है आपका 2945 माइनस एफएससी का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं 353.46 माइनस 0.446, एफसीके का वैल्यू है 25 इंटू एएससी का वैल्यू है 1571 होल डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू एफसीके 25 इंटू बी का वैल्यू है 420। अब इसको पुट कर दिया हम यहाँ पे एफएससी को, जो मेरा ट्रायल वाला था। अब ये वैल्यू निकालिए, ये आएगा 196.61 के अप्रॉक्सीमेटली 196.64 mm। अब ये देखिए, आप जो एक्स यू इजिकल टू एक्स यू लिमिट एज्यूम किए थे, एक्स यू लिमिट कितना था? 322, एक्स यू आया कितना? 196। इसका मतलब है कि आपका एक्स यू लेस देन एक्स यू लिमिट आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अब आप इसको फाइनली नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो आपका एजम्पशन का है ना। आपके न्यूमेरिकल के हिसाब से, आपके इतने रेनफोर्समेंट के हिसाब से एक्चुअल में कितना एक्सयू है, आपके स्टील में कितना स्ट्रेस है, ये आपको एज्यूम करने से थोड़ी होगा, आपको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो एग्जैक्टली कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रायल एंड एरर में? जब 2-3 ट्रायल एंड एरर के आंसर्स लगभग एक आने लगेंगे, जैसे अभी एक्सयू आया 196.64, अभी नेक्स्ट एक और ट्रायल लेते हैं, उसमें हो सकता है 195 के आसपास आ जाए, फिर हम लोग एक और ट्रायल लेंगे, फिर 195.5 आ जाएगा। तो जब तक हम लोगों का 2 आंसर्स या 3 आंसर का वेरिएशन बहुत कम नहीं हो जाए, इतना कि हम लोग उसको एक वैल्यू एज्यूम कर सकें, तब तक हम लोग ट्रायल एंड एरर लेते रहेंगे। और इसलिए डबली रेनफोर्स का न्यूमेरिकल टफ लगता है, क्योंकि वो लेंदी होता है, और लेंदी होता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसमें ये वाला पार्ट ही उनको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बस समझ जाइए कि इस क्वेश्चन में आपको एफएससी चाहिए, और एफएससी चाहिए तभी एक्सयू निकलेगा, तभी एक्सयू लिमिट निकलेगा। अब एक्सयू कैसे निकालिएगा? एफएससी ढूंढना पड़ेगा। एफएससी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो नहीं गिवन है तो इस टेबल में गिवन है, लेकिन इस टेबल में जो गिवन है उसके लिए एप्सिलॉन एससी चाहिए। एप्सिलॉन एससी निकालने के लिए फिर से एक्सयू चाहिए। इसका मतलब है कि अब एक्सयू तो हम लोगों के पास है ही नहीं ना, तो हम लोग वहाँ पे तुक्का लगाए, एक तरह से एज्यूम किए कि बराबर रख देते हैं एक्सयू लिमिट वाला, लिमिट का वैल्यू तो मिल सकता है। अब 322 रख के सॉल्व किए तो 322 ही आंसर यहाँ पे आना चाहिए था ना, जो हम यहाँ पे सॉल्व किए ये 322 ही आ जाता, तो इसका मतलब है कि हम एकदम सही तुक्का लगाए।
अब वो नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि दोबारा फिर से ट्राई करना पड़ेगा ना। अब इस बार 322 नहीं लेंगे, यहाँ पे अब एक्चुअल लिमिट नहीं रखेंगे। अब क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि यही मेरा करेक्ट आंसर है। अब हम इसको पुट कर देंगे वहाँ पे। अब सेम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो फिर से एप्सिलॉन एस सी का वैल्यू आएगा। फिर यहाँ इस टेबल में आएंगे, उसके लिए हम लोग एफ एस सी कैलकुलेट करेंगे। फिर उस एफ एस सी को हम यहाँ पुट करेंगे एक्स यू के फॉर्मूला में, और हम चेक करेंगे अगर फिर से एक्स यू बराबर आ गया उतना के ही, इसका मतलब है वो एक्स यू ठीक था। नहीं आएगा तो फिर तीसरा ट्रायल होगा। ये ट्रायल एंड एरर ही चलता रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको थ्योरी लिख देते हैं कि नाउ पुट द वैल्यू of this xu in equation 1 and again solve and find out FSC। अब समझ में आ गया कि दोबारा इसको पुट करेंगे तो अब हम लोगों का न्यू एप्सिलॉन एस सी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.0035 इंटू एक्स यू माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई एक्स यू। अब ये एक्स यू हमको, इसको हम चाहे तो आप एक्स यू वन नाम दे दीजिए, इसको भी एक्स यू वन कर दीजिए, इसको भी एक्स यू वन कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी है। अब इसको पुट कीजिए 0.0035 इंटू एक्स यू का वैल्यू कितना हम निकाले 196.14 माइनस डी डैश था 50 डिवाइडेड बाई 196.14। ठीक है, ये आंसर निकालिए। ये आ रहा है 0.00260। अब इसके लिए फिर वापस से टेबल देखिए, 260 के लिए भी आपके पास कोई वो एग्जैक्ट डेटा नहीं है, 241 है, 276 है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में लाई कर सकता है। तो अब इन दोनों को और इन दोनों को हम लोगों को एज्यूम करना होगा। अब हम लोग यहाँ पे फिर से अब हम एफएससी निकाल लेते हैं। अब हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, और आप लोग इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो तो आप सीख ही चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं फॉर एप्सिलॉन एस सी इज इक्वल टू, मेरा आंसर आया है 26 और यहाँ पे वैल्यू है 241। तो 241 के लिए 342.8, 0.00241 एफ एस सी इज इक्वल टू 342.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड एप्सिलॉन एस सी इज इक्वल टू 276 के लिए 351.8, एफ एस सी का वैल्यू है 351.8। अब इसका मतलब है इन दोनों के बीच में लाई करने वाला है मेरा एफ एस सी। फिर से हम निकाल लेंगे देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन एस सी इज इक्वल टू 0.00260, एफ एस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाइयर माइनस लोअर है तो हाइयर माइनस लोअर हो जाएगा 351.8 माइनस 342.8 डिवाइडेड बाई 0.00276 माइनस 0.00241 इंटू, किसी को भी हम चूज़ कर सकते हैं, हम चूज़ कर लेते हैं 0.00260 माइनस 0.00241। अब 241 चूज़ किए हैं तो 342.8 इसमें ऐड हो जाएगा वैल्यू, और ये आ जाएगा 347.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये वैल्यू वेरी कर रहा है। अभी निकला था हम लोगों का ये 353.46 आया था, अब आया 347.68, मतलब अभी भी फ्लक्चुएशन चल रहा है। अब इस एफएससी को हम लोग फिर से पुट करेंगे, put this value of FSC in formula of XU and find out XU। अब ये हम लोग वापस से XU कैसे निकालेंगे, फिर से XU में हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो ये पूरा वाला सिस्टम बस आपका 353 हट जाएगा, 0.87 इंटू 500
इंटू 2945 माइनस, अब आ जाएगा 347.68 माइनस 0.446 इंटू 25 इंटू 1571 होल डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू FCK इज 25 इंटू 420, ये आ जाएगा 199.04 mm। तो आप अभी भी देख सकते हैं फ्लक्चुएशन है, 196.64 आया था, अब यहाँ पे हम लोगों का XU2 जो आया वो 199.04 आया। इसका मतलब है अभी भी हम लोग एक्यूरेट रिजल्ट तक नहीं पहुँचे हैं, हम लोग इसको और चेंज करेंगे, फिर हम इस XU को वापस अब पुट करेंगे, फिर उसके बाद आपका ये एप्सिलॉन SC निकलेगा, फिर एप्सिलॉन SC के लिए हम लोग FSC निकालेंगे, फिर उस FSC के जो आएगा, जब वो FSC का वैल्यू हम लोगों का कंसाइड करना लग जाएगा तो हम लोग उसको फाइनल FSC मानेंगे। यही वाला हम लोगों का सॉल्व करते करते पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग 402 लिए थे, 402 न्यूटन पर m², ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था। अब इस वाले क्वेश्चन में ज़रूरी, अब वैसे तो क्योंकि क्या है ना कि ये तो आपका ट्रायल एंड एरर हो सकता है कि शायद 10 बार 11 बार 12 बार लिया गया हो तब जाके ये वैल्यू आया। तो आपको एग्ज़ाम में क्या कैसे पता चलेगा कि आपका फाइनल आंसर, अगर आपका जैसे अभी हम लोग कितना ट्रायल लिए हैं, पहला ट्रायल लिए थे एक्चुअल लिमिट माने, दूसरा ट्रायल लिए थे हम लोग ये निकाले, और अभी हम लोगों का दूसरे ट्रायल के बाद नहीं निकला, अब हम लोग फिर तीसरा ट्रायल लेंगे। तो एक ट्रायल हम लोगों को और लेना है, 3 ट्रायल हो जाएगा। 3 ट्रायल तक में अगर आपका आंसर एक्यूरेटली नहीं आ रहा है तो आप जो भी नियरेस्ट आपको वैल्यू एक्यूरेट लगता है, 347 और 353 निकला था, अभी हम लोग एक ट्रायल और बस कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देंगे कि कैसे वैल्यू आपको डिसाइड करना है। अब इस XU को हम दोबारा पुट करेंगे, ठीक है। अब इसका हम नाम दे देते हैं ट्रायल 3। अब हम लोगों का XU कितना है, ये है हम लोगों का 199.04 mm। इसके लिए एप्सिलॉन SC कितना आएगा, अब हम यहाँ पे लिखते नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.0035 इंटू 199.04 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 199.04, ये आ जाएगा 0.00262। अब इसके वजह से हम लोगों को FSC कितना आ जाएगा, हम डायरेक्टली आपको ये वाला वैल्यू लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे इंटरपोलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रायल 3 के बाद आप क्या करेंगे ना कि आप जैसे 2 ट्रायल हो गया ना, आप 2 बार इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लिख दिए, आप 2 बार सारे कैलकुलेशंस लिख दिए, फॉर्मूला लिख दिए, अब आप शॉर्ट में यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप तो आपका टाइम सेव होगा, दूसरा कि ये जस्टिफिकेशन इतना ठीक होता है कि अब आप यहाँ पे दोबारा नहीं कर रहे हैं, अब आप डायरेक्टली यहाँ पे FSC का वैल्यू लिख दे रहे हैं कि फॉर एप्सिलॉन SC इज इक्वल टू 0.00262, FSC इज इक्वल टू व्हाट, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। आप भी कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली अपने कॉपीज़ में लिख सकते हैं। तो FSC आ जाएगा 348.2 न्यूटन पर mm²। अब देखिए लास्ट वाले में FSC कितना आया था, 347.68, इस बार कितना आया 348.2। इसका मतलब है कि अब पहले कितना आया था, ये आया था 353। इसका मतलब है 53 से आप ड्रॉप होकर के 47 पे आए, फिर आप इंक्रीज होकर के 48 पे आए, तो 47.7 मान लीजिए इसको राउंड फिगर में, और 48.2 आया है। इसका मतलब है कि अब आप इस बीच में कोई भी वैल्यू फाइनल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर FSC इज इक्वल टू 347.9 न्यूटन पर mm²। ये आपके हाथ में है कि आप इसको फाइनल कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये वाला वैल्यू जो है, ये पिछले वाले क्वेश्चन में 402 गिवन था, तो 402 नहीं आया आपका, तो क्योंकि अभी आप इसको इंटरपोलेशन भी तो फाइनल नहीं किए ना। अब आपको एग्जाम में आंसर लिखना है, मान लीजिए आप SSC JEE मेंस दे रहे हैं, वहाँ भी आपको ऐसा डब्ल्यू एनफोर्स का क्वेश्चन आता है, या नहीं तो आप अपने सेमेस्टर के एग्जाम्स दे रहे हैं, अब आपको डब्ल्यू एनफोर्स में ये FSC का वैल्यू ही निकालने में अगर आपको आधा घंटा लग जाएगा तो आपका पूरा पेपर छूट सकता है। SSC का भी पेपर छूट सकता है, कॉलेज का भी पेपर छूट सकता है। इसका मतलब आपको कहीं तो फाइनल करना है, तो आप क्या किए कि थर्ड ट्रायल के बाद यहाँ फाइनल कर दिए। अब ये जब फाइनल हो गया तो अब जो आपका XU निकल करके आएगा वो भी फाइनल निकल करके आएगा, तो उसमें आप इस वाले वैल्यू को पुट कर दीजिए, वो जो XU हो जाएगा वो आपका फाइनल हो जाएगा। उस XU को यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, और उस XU से आप XU लिमिट को कंपेयर कर लीजिए। XU लिमिट आपका कितना आया था 322। अब आपका अगर ये उससे कम आया है, इसका मतलब अंडर इन्फोर्स्ड है, अंडर इन्फोर्स्ड है तो मोमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। ये होता है इसका तरीका।
अब इसको ट्रायल, क्योंकि आपका ट्रायल ही चल रहा है तो 3 ट्रायल आप एटलीस्ट ले लीजिए, ताकि एग्जामिनर भी सेटिस्फाइड हो जाए कि आप आंसर्स के नज़दीक आ रहे हैं मगर आपका आंसर आ नहीं रहा है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो क्वेश्चन में जो डेटा है वो खुद से एज्यूम करके वो आपको प्रोवाइड कर दिया था 402, तो जब दे दिया है तो वही यूज़ करना है। अब हम लोग आंसर निकाल करके इसके नज़दीक ही आना चाह रहे थे, लेकिन इसके नज़दीक आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आंसर अभी हम लोगों का 358 के आसपास कहीं पे रह जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, 347.9 जो है वो हम लोग अपना फाइनल मान लिए। अब इसके हिसाब से एक्स आ जाएगा आपका, ये आ रहा है 198.95 mm। अब यहाँ पे फाइनल लिख देना है विच इज़ लेस देन एक्स यू लिमिट, देयरफॉर अंडर रेनफोर्स्ड। अब यहाँ पे आपका आंसर जो है अब वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। उतनी देर से हम लोग ट्रायल ही कर रहे थे। देयरफॉर एम यू इज इक्वल टू 0.87 0.36 एफ सी के 25 बी 420 एक्स यू 198.95 इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू 700 माइनस 0.42 इंटू 198.95 ये हो गया, प्लस एफ एस सी का वैल्यू अब आ गया 347.9 माइनस एफ सी सी है 0.446 इंटू 25 इंटू ए एस सी है 1571। अच्छा तो हम लोग, हाँ 1571 हो गया, इंटू डी माइनस डी डैश, तो 700 माइनस डी डैश था 50। ये पूरा हो गया हम लोगों का एम यू का फॉर्मूला। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ रहा है 8074550004.2 न्यूटन mm। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 807.45 किलो न्यूटन मीटर। इसको 10⁻⁶ से डिवाइड किए, मतलब 6 के बाद डेसिमल आ गया। आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ये भी छोड़ देंगे तो भी आंसर राइट हो जाएगा। बट स्टैंडर्ड तरीका होता है कि मोमेंट को इस तरह से बताया जाए कि इतना किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट जो है ये वाला बीम आपका रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग अभी कैलकुलेट किए तो 807.45 आया। पहले हम लोग कैलकुलेट किए थे तो हम लोगों का आंसर कितना आया था, 816 आया। इसका मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली बराबर रिजल्ट में आ रहे हैं, क्योंकि बस आप एग्जैक्टली ये वाला वैल्यू नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए आपका ये वाला आंसर 816 नहीं आ करके यहाँ पे आ रहा है 807.45 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आपका हो सकता है कि आपको, क्योंकि अभी क्या था कि हम आपको 402 बता दिए थे एफएससी का वैल्यू है और उसको हम मिसिंग कर दिए इस क्वेश्चन में, इसलिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग का 402 आंसर नहीं आ पा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसी के लिए हम आपको ये मिसिंग किए हैं कि आपको 3 ट्रायल लेने हैं। 3 ट्रायल तक में अगर आपका आंसर नहीं आता है तो जो फाइनली आप इनको इंटरपोलेट करके जो आप फाइनल रिजल्ट मान रहे हैं वो फाइनल रिजल्ट आएगा। आप 348.2 भी फाइनल रख सकते थे, यहाँ पे आप 3 रिजल्ट के बाद कुछ भी फाइनल रख सकते हैं। तो आप 348.2 लेंगे तो आंसर दूसरा आ जाएगा, लेकिन इसी अराउंड में आपका आंसर आएगा। तो एक बीम का, डबली रेनफोर्स बीम का, जो अगर उसमें जब बॉटम में 6 रेनफोर्समेंट दिया जाएगा 25 का, टॉप में 5 दिया जाएगा 20 का, उसका साइज़ 420/750 देंगे तो उसका मैक्सिमम मोमेंट रेजिस्ट करने का कैपेसिटी जो है वो आपका 807.45 किलो न्यूटन मीटर हो सकता है। अब इस बीम में कितना बेंडिंग मोमेंट आप मैक्सिमम दे सकते हैं ये पता चल गया। अब आपको चेक कर लेना है कि आपका अगर जैसे ये ब्रिक वॉल है, ये ब्रिक वॉल है, इसके ऊपर आपका यहाँ पे ऐसे बीम आने वाला है, इस बीम पे जो यूडीएल आने वाला है वो यूडीएल मैक्सिमम कितना आ सकता है ये आप चेक कर सकते हैं। WL²/8 को इज इक्वल टू 807.45 किलो न्यूटन मीटर करके सबको इधर मल्टीप्लाई बाई 8 कीजिए, यूनिट सारा ठीक कीजिए, डिवाइडेड बाई L² कीजिए तो W पता चल जाएगा। अगर आपका टोटल W उससे ज़्यादा हो रहा है आपके कैलकुलेशन में, इसका मतलब है कि आपका बीम आज नहीं तो कल फेल कर जाएगा। आपको उससे कम साइज़ का आपको बीम का या तो साइज़ बढ़ाना पड़ेगा या नहीं तो आपको लोड घटाना पड़ेगा। अगर आप लोड नहीं घटाने वाले हैं तो आप ये कैलकुलेशन को चेंज कर दीजिए, सारे के बीम के साइजेस को बी को बढ़ा दीजिए, इफेक्टिव डी को बढ़ा दीजिए, तो आपके कैलकुलेशन में जहाँ जहाँ पे वो बी और डी कम वाला वैल्यू था वहाँ ज़्यादा वाला आ जाएगा, आपका बीम सेफ हो जाएगा। तो आपको इस तरह से ये चेक करते हैं, इसके लिए ही हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि मोमेंट निकालना इसलिए टारगेट है ताकि पता चल सके कि आगे करना क्या है। और एग्जाम्स वगैरह में डबली रेनफोर्स का मोमेंट निकालने का ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि डबली रेनफोर्स में ना अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपसे इसलिए नहीं पूछता है, जो हम लोग यहाँ थ्योरी में पढ़े थे ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। इसमें से आपको डेप्थ ऑफ न्यूटन एक्सिस इसलिए नहीं पूछता है, ये 1 मार्क्स में पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, ये लिख देते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि वहाँ ये पूछ सकता है।
उसके बाद ये कंप्रेशन फोर्स नहीं पूछेगा, टेंशन फोर्स नहीं पूछता है जनरली, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील का फॉर्मूला पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। किस तरह से आता है क्वेश्चन वो दिखा देंगे आपको, कई बार डायरेक्टली ये वैल्यू लिखा आता है, कई बार कैलकुलेट करने के लिए आता है। मोमेंट का वाला जो है ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल है, कलर चेंज कर देते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। अब ये न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, इन एसएससी जेई मेंस एंड कॉलेजेस में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो जगह पे ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेट भी आप लिख सकते हैं, गेट में इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेट इससे क्वेश्चन पूछेगा, बस वो एफएससी का वैल्यू हो सकता है आपको नोन दे दे या इंटरपोलेशन करने के लिए दे दे, तो वो आपको टाइम देता है। एसएससी में एक क्वेश्चन पे आपको लगभग 5 मिनट जो है वो आपको मिल जाता है, तो आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है, इतना लिखना तो है नहीं क्योंकि वहाँ तो हम लोगों को सिर्फ आंसर टिक करना है, तो उसके लिए आप कैलकुलेशन बस कैलकुलेटर में करेंगे, वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग ये दो ही न्यूमेरिकल रहने देते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में ये हो गया एनालिसिस का क्वेश्चन, अब नेक्स्ट वाले में डिज़ाइन पे आ जाएंगे। जब डिज़ाइन पे आ जाएंगे तो उसका अप्रोच फिर से डिफरेंट होगा, तो वो अप्रोच बताते हुए आपको उसका न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। तो डब्ल्यू रेनफोर्स से आपका एनालिसिस में मोमेंट ही पूछता है, मोमेंट का फॉर्म क्वेश्चन हो गया है, और आपका नेक्स्ट में डिज़ाइन पूछ सकता है, डिज़ाइन का क्वेश्चन कर लेंगे, डब्ल्यू रेनफोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर से सेम वही है, आपको कोई भी बुक उठा लेना है, उसका कोई भी न्यूमेरिकल उठा लेना है, कॉन्सेप्ट यही है, आपको ऐसे सॉल्व करना है, अब बाद में आंसर चेक करना है बुक का खोल करके, जहाँ पे आंसर लिखा रहेगा तब आपको पता चलेगा कि आप सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। अगर आप पहले सॉल्यूशन देख लेंगे तो ब्रेन उसको उस समय कैच कर लेता है, तो उस समय आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको सही वे समझ में आया है या नहीं आया है। तो इसीलिए कोई भी एक क्वेश्चन बस देखिए, उसका सॉल्यूशन पहले मत देखिए, सॉल्यूशन अपने से उसको कीजिए, सॉल्यूशन एक्चुअली में अगर सही रहेगा तो आंसर वही आएगा, और अगर नहीं आएगा तो क्या क्या आप चेंज किए आपको समझ में आ जाएगा। तो टोटल कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक का जो आपका ये नोट्स है, ये आपका एक टाइप का नोट्स हुआ, क्योंकि आपका इसमें अभी बीम का हम सारा डिस्कशन किए थे, तो इसमें सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। तो हम लोग क्या करेंगे कि पीडीएफ को आप पार्ट बाय पार्ट करते हैं। यहाँ तक का पीडीएफ ऑलमोस्ट 50 पेजेस के आसपास का हो गया है, तो इसको हम आपको एक पार्ट में शेयर कर देंगे, ये बता देंगे कि आपको ये किस लेक्चर से लेके किस लेक्चर तक का नोट्स है, क्योंकि आप कोर्स लिए हैं तो आपको वहाँ पे दिखेगा ना कि आप कितने लेक्चर्स आप देख रहे हैं। तो लेक्चर्स नंबर जैसे आप देख रहे हैं 48 या 38, आपको ये वाला लेक्चर जो है ये अप्रॉक्सीमेटली शायद 15 या 16 क्लासेस में हुआ है टोटल कंप्लीट, तो ये वाला आपको 15-16 क्लासेस का बता दिया जाएगा कि नोट्स ये पीडीएफ है। फिर नेक्स्ट जैसे आप लेक्चर 17 से लेकर के आगे जहाँ तक का भी आपका नोट्स होगा, फिर वो आप आगे वाला आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस तरह से करके पार्ट बाय पार्ट नोट्स देंगे, और लास्ट में हम आपको एक कंबाइन करके भी फुल पीडीएफ दे देंगे। डिपेंड करता है आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं तो आप फुल पीडीएफ लेंगे, उसमें हो सकता है टाइम लगेगा। अभी हम लोग आपको जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे हम लोगों का ये नोट्स प्रिपेयर होता जा रहा है, ये प्रिपेयर होता जाएगा, इसका पीडीएफ करके हम आपको प्रोवाइड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं कोर्स में डेली के हिसाब से 2 लेक्चर 3 लेक्चर देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अभी हम लेक्चर 1 to 17 तक का नोट्स अपडेट कर दे रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको आगे का भी नोट्स उसी तरह से आप नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपके आज के इस क्लास में ये जो 2 न्यूमेरिकल हम लोग किए हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।